Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. जब हम किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और भीड़ से गुजरकर मंदिर के उस दान पात्र, उस हुंडी के आगे खड़े होते हैं, तो उस एक लम्हे में दोस्तों कभी आपने गौर किया कि हम उस टाइम पर क्या सोच रहे होते हैं? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड? जब हम उसमें एक 50, 100 या 500 का नोट डालते हैं, तो वो एक्चुअली सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। उस नोट में एक माँ की दुआ जुड़ी होती है कि उसके बच्चों पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। उसमें एक पिता की फिक्र होती है अपने घर की सुख शांति के लिए। दान पात्र में डाला गया वो नोट ईश्वर के साथ हमारा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता और ईश्वर के प्रति हमारे विश्वास का एक प्रतीक होता है, एक साइलेंट प्रार्थना होती है। उस एक नोट में किसी का शुक्रिया होता है तो किसी की आखिरी उम्मीद। हम उस दान पात्र में पैसा नहीं, हम अपना विश्वास जमा करते हैं दोस्तों, ये सोचकर कि हमारी आस्था ईश्वर के दर में एकदम सुरक्षित है। लेकिन आपको पता है क्या? एक्चुअली इमेजिन कीजिए, इस वक्त ना एक बगावत चल रही है जिसमें सड़क पर एक भी पत्थर नहीं फेंका गया। एक ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर ना कोई भीड़ उतरी, ना ही कोई नारा लगा, ना किसी ने कोई धरना दिया, लेकिन सिर्फ 30 दिन के अंदर इस देश की सबसे ताकतवर, सबसे हाई सिक्योरिटी और सबसे भव्य संस्था को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज ने पूरे सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। आई नो आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्टॉक मार्केट के किसी क्रैश की बात कर रहा हूं या किसी सरकार के गिरने की बात कर रहा हूं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे बड़े साइलेंट बॉयकॉट की। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि अपना विश्वास, अपनी आस्था रखने जाते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस विश्वास के साथ चोरी हो रही है, तो उन्होंने शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। और उस खामोशी का नतीजा जानते हैं क्या निकला? एक 78% का एब्सोल्यूट कोलैप्स। जो चढ़ावा हर महीने 7 करोड़ रुपए आता था, वो एक झटके में गिरकर सिर्फ 1.5 करोड़ पर आकर गिर गया। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल ड्रॉप। ये जो नंबर्स है ना, ये किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या फिर किसी भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उसके ऑर्डर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि ये बताता है कि करोड़ों लोगों ने रियलाइज कर लिया कि उनकी श्रद्धा के साथ, उनके विश्वास के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। बट द क्वेश्चन हियर, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस टुडे इज कि पैसा कितना गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच अंदर बैठे लोगों ने बिना किसी डर के इतने दिनों तक सिस्टम को खोखला कर कैसे दिया? और असली गुनहगार एक्चुअली कौन है? वो लोग जिन्होंने कैश चुराया, या फिर वो सिस्टम जिसने इस चोरी का दरवाजा खुला छोड़ दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा। स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मुझे अक्सर हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के काफी बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स मुद्दों को सिंप्लीफाई करते हुए देखते होंगे। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, और ये लेसन क्या कहता है कि चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा एम्पायर हो, कोई भी बड़ा देश हो, या फिर कोई भी बड़ी संस्था, वो तब तक नहीं गिरती जब तक उसकी दीवारें अंदर से खोखली ना हो जाए। और जब हम करंट अफेयर्स इनको अप्रोच करते हैं, तो हमारा लेंस सिर्फ पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स पर नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस और एथिक्स पर होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर, और आज एक हिस्ट्री और एक करंट अफेयर्स की फैकल्टी के नाते, जब मैं अयोध्या राम मंदिर के इस पूरे डिस्प्यूट को देखता हूं, इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखता हूं, तो मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नजर आता है। 22 जनवरी सन 2024 को जब ये मंदिर खुला, तो ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑपरेशन बन चुका था, जो पूरी तरह से पब्लिक ट्रस्ट पर खड़ा था। हर रोज आपको पता है 70 से 80 हजार श्रद्धालु माथा टेकने आते थे, दक्षिणा देने आ रहे थे। लेकिन हाल ही में जून 2026 में जो हुआ, उसने इस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके रख दिया है। मंदिर के अंदर 8 लोग अरेस्ट होते हैं, उनके पास से लाखों का कैश और फॉरेन करेंसी रिकवर की जाती है, और पता चलता है कि वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए थे, उन्हें रद्दी के टुकड़ों की तरह एक्चुअली ट्रीट किया गया, और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यहां पर नजर आ रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल
जो मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि एक ऐसा मंदिर जहां हर जगह सीसीटीवी है, जहां वीआईपी सिक्योरिटी है, जहां सरकार की पूरी नजर है, वहां अंदर बैठे लोग 40 दिन में 70 बार चोरी कैसे कर सकते हैं? और कौन है असली दोषी? ये 8 लोग जो पकड़े गए, या फिर वो सिस्टम जो उन्हें चोरी करने का रास्ता दे रहा था? तो चलिए सबसे पहले इस ऑपरेशन के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। आपको इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी तब तक नहीं समझ लगेगी जब तक आप कुछ आंकड़ों को ना देखें। राम मंदिर को हम अक्सर सदियों पुराने संघर्ष और आस्था के रूप में देखते हैं, जो बिल्कुल सही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, आपको इसका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट भी देखना पड़ेगा। जब ये फंक्शनल हो गया फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में, यानी पहले ही साल में, इस मंदिर की टोटल इनकम कितनी थी जानते हैं? 327 करोड़ रुपए। इस 327 करोड़ में से 153 करोड़ डायरेक्ट डोनेशन से आया और 173 करोड़ इसके कॉर्पस पर मिले इंटरेस्ट से आया था। अगर हम सिर्फ हुंडी कलेक्शंस की बात करें, यानी कि वो पैसा जो लोग दान पात्र में कैश डालते हैं, तो अप्रैल से लेकर अगस्त 2025 के बीच केवल 5 महीने में 21 करोड़ रुपए का डायरेक्ट कैश हुंडी में आया था। इसका मतलब नॉर्मल दिनों में रोज का कैश कलेक्शन 13 से 15 लाख रुपए के बीच, और फेस्टिवल्स के दिनों में ये 3 गुना जंप कर जाता था। अब आप पीछे दी गई स्लाइड्स के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। हम जब इसको इंडिया के बाकी के मंदिरों से कंपेयर करते हैं तो तिरुपति बालाजी का एनुअल रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए से ऊपर है। शिरडी साई बाबा ट्रस्ट 900 करोड़ के पास है, सोमनाथ टेम्पल का लगभग 400 करोड़ रुपए है, और राम मंदिर अपने पहले ही साल में 327 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी ये देश का 4th हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग टेम्पल बन चुका था। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जब आप एक साल में 300 करोड़ से ज्यादा का पब्लिक मनी हैंडल कर रहे हैं, तो आपकी गवर्नेंस का लेवल क्या होना चाहिए? अगर आप तिरुपति बालाजी का तिरुमल तिरुपति देवस्थानम मॉडल, जिसे हम टीटीडी मॉडल के नाम से भी जानते हैं, अगर हम इसके ऊपर गौर करें, अगर आप ये देखेंगे, तो वहां एक फुल टाइम आईएएस ऑफिसर होता है जो एज अ सीईओ काम करता है। वहां प्रोफेशनल ऑडिट टीम्स होती हैं जो स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक एक्सेस के साथ काम करती हैं। कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि एसओपीज होते हैं। लेकिन अयोध्या में क्या हो रहा है? मंदिर जनवरी 2024 में शुरू हुआ, लेकिन कैश हैंडल करने के लिए जो रूल्स और एसओपीज हैं ये कब बनाए गए? एक साल बाद, 2025 में। और वो भी तब जब अंदर से इरेगुलरिटीज की बहुत हल्की सी खबरें आनी स्टार्ट हो गई। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जो एसओपीज बनाए गए उन्हें कभी हकीकत में ग्राउंड पर सीरियसली इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। अब आते हैं उस कहानी पर जो आपको अंदर से काफी ज्यादा परेशान कर सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या राम मंदिर में, चोरी का मैकेनिज्म क्या था यहां पर। देखो, किसी भी बड़े मंदिर में डोनेशन का एक बहुत सिंपल और सिक्योर सफर होता है, एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है। डिवोटीज गुल्लक में, हुंडी में पैसा डालते हैं, हुंडी लॉक होती है, उसकी चाबी सिर्फ ऑथराइज्ड कस्टडी में होती है। फिर वो कैश काउंटिंग रूम में जाता है, वहां काउंटिंग होती है और सीधे बैंक में ये कैश डिपॉजिट हो जाता है। ये साइकिल दिखने में काफी फूल प्रूफ लग रहा होगा, लेकिन इस साइकिल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बनी? द काउंटिंग रूम। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट ने जो रिवील किया, दैट इज क्वाइट क्वाइट अजीब सा है। ठीक है, तो एसआईटी ने क्या बताया कि इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी 4 सिंपल स्टेप्स में चलता था। स्टेप नंबर 1 में ये चोर क्या करते थे? जब भी काउंटिंग चल रही होती थी, एक स्टाफ मेंबर बहुत ही चालाकी से सीसीटीवी कैमरा के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता था, ताकि कैमरा का व्यू ब्लॉक हो जाए, उसका एंगल डिस्टर्ब हो जाए। स्टेप नंबर 2, उसी दौरान जो दूसरा बंदा टेबल पर बैठा था वो बड़े आराम से नोट्स के कुछ बंडल से कैश निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लेता था। स्टेप नंबर 3, अब आप सोचेंगे कि ये लोग कैश तुरंत मंदिर से बाहर कैसे ले गए? तो ये लोग एक्चुअली कैश लेकर सीधे बाहर नहीं निकलते थे। चोरी किया हुआ पैसा पहले मंदिर के ही किसी वॉशरूम में छुपाया जाता था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को रेड्स के दौरान एक वॉशरूम से 2.5 लाख रुपए कैश छुपा हुआ मिला। स्टेप नंबर 4 में जब शिफ्ट खत्म होती थी तो उस पैसे को चुपचाप बाहर निकालकर आपस में डिवाइड कर लिया जाता था। आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी चोरी थी।
एसआईटी की ना इंटरिम रिपोर्ट पता है क्या कहती है कि सिर्फ 40 दिन के अंदर इसी साल 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच ऐसे 70 इंसिडेंट्स हुए हैं। 70 बार सिस्टमैटिक तरीके से रोज चोरी की गई और इन पकड़े गए लोगों के पास 80 लाख रुपए के करीब रिकवर हुआ है, जिसमें फॉरेन करेंसी भी शामिल है। और इसका सबसे बड़ा चेहरा कौन बना? रामशंकरन यादव, यानी कि टीनू यादव, जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का पुराना ड्राइवर था। उसके पास हुंडी की चाबियां थी और उसने अपने ही एक रिश्तेदार मनीष कुमार को काउंटिंग यूनिट में घुसवा दिया। दूसरा बड़ा नाम यहां पर आता है सुभाष श्रीवास्तव का, जो काउंटिंग इंचार्ज था। ये कोई आम आदमी नहीं था एक्चुअली, ये ही वॉज अ फॉर्मर बैंक एम्प्लॉय, जिसे एक सीनियर ट्रस्ट फंक्शनरी की पर्सनल रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश के ऊपर अपॉइंट किया गया था। तो सोचिए, एक बैंक प्रोफेशनल जिसे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए लगाया गया था, उसने सिस्टम का लूपहोल एक्सप्लॉइट करके सिस्टम ही क्रैश करके रख दिया। लेकिन इस पूरे क्राइम का जो सबसे दर्दनाक और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है, वो है महिपाल सिंह का केस। महिपाल सिंह जो था ना, ये मंदिर की अकाउंट्स टीम का सुपरवाइजर था। उसने जब शुरुआत में इंटरनली अलार्म्स रेज किए, क्योंकि इसे पता लग गया था गड़बड़ हो रही है, तो जब उसने बताया कि कैश हैंडलिंग और प्रेशियस मेटल्स के रजिस्टर्स में गैप दिख रहा है, तो सिस्टम को क्या करना चाहिए था? गौर फरमाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? उसे न्याय देने के बजाय उसे नौकरी से हटा दिया गया। और आज जब इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि बीबीसी ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की, तो उसने डर के मारे बोलने से ही मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसे लगातार डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, ये अब सिर्फ एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी को दबाने की, विसल ब्लोअर को चुप कराने की एक बहुत गहरी सिस्टमैटिक बीमारी है जो एक्सपोज हो गई है। जब आप इस मंदिर की गवर्नेंस का पोस्टमार्टम करते हैं, तो एक बहुत भयंकर सच एक और सामने आता है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने खुद साइन किए थे, उनका ग्राउंड रियलिटी और जो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। एसओपी का रूल नंबर 1, कागज पर लिखा था कि सीसीटीवी की फुटेज 180 दिन तक प्रिजर्व की जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा था? सिर्फ 45 दिन में फुटेज डिलीट की जा रही थी। मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही सबूत गायब थे। इन्वेस्टिगेशन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। रूल नंबर 2, काउंटिंग स्टाफ के लिए पॉकेट फ्री क्लोथिंग का रूल था, ताकि कोई जेब में कैश डालकर बाहर ना निकल सके। ग्राउंड पर इसे जब चेक किया गया, अलग ही चल रहा है। रूल नंबर 3 में अपॉइंटमेंट्स इंडिपेंडेंट एचआर प्रोसेस से होनी थी, लेकिन काउंटिंग इंचार्ज को किसी सीनियर ट्रस्ट उस फंक्शनरी के पर्सनल सिफारिश के ऊपर बिठा दिया गया। ये गवर्नेंस फेलियर नहीं है, दिस इज अकाउंटेबिलिटी का नाटक। जब ये स्कैंडल पब्लिक हुआ और दबाव पड़ना शुरू हुआ, तो 27 जून इसी साल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है। जो हमारे इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, और एक ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और वजह बताई गई कि वजह है मॉरल ग्राउंड्स। अब यहाँ पर जो लोग यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 4 यानी एथिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लीगल कल्पेबिलिटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, लीगली चंपत राय ने कैश नहीं चुराया, ठीक है, और अगर अदालत में ये मामला गया तो कोर्ट में वो चोर साबित नहीं होंगे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Now, what is the meaning of this? इसका मतलब है कि अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के मुखिया हैं, अगर आपने उन एसओपीज पर साइन किया है और आपके नीचे काम करने वाली मशीनरी फेल हो जाती है, तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। चाहे आपने क्राइम खुद ना किया हो, लेकिन ओवरसाइट फेल होने की कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन इस पूरे के पूरे फियास्को में देयर इज वन मोर एथिकल ब्लेमिश। जून के शुरुआती हफ्ते में, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जून के शुरुआती हफ्ते में जब खबरें बाहर आने लगी थी ना कि ट्रस्ट की तरफ से यहां पर ना एक पब्लिक स्टेटमेंट आया कि इंटरनल ऑडिट में कुछ सब्सटैंशियल नहीं मिला, मतलब सब चंगा सी। लेकिन बाद में एसआईटी ने कंफर्म किया कि 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच 70 बार चोरी हो चुकी है, यानी क्राइम ऑलरेडी हो रहा था। और मंदिर के जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये पब्लिक को डिनायल दे रही थी। ये डिनायल इस प्योरली इंस्टीट्यूशनल फेलियर का सबसे बड़ा एथिकल वायलेशन। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या है? अगर एक ट्रस्ट मॉडल फेल हो गया है, तो नया फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए?
देखिए, हमें एक्चुअली कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास तिरुमल तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी का प्रूवन टाइम एंड टेस्टेड बड़ा एफिशिएंट मॉडल मौजूद है। टीटीडी का एनुअल रेवेन्यू 4000 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन वहां इस स्केल का क्राइसिस नहीं आता क्योंकि उन्होंने रिलीजियस फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बीच में एक फायरवॉल खड़ी कर दी है। टीटीडी मॉडल की तरह राम मंदिर को भी एक फुल टाइम प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत है। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ये हो सकता है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखे, जिसका रिलीजन या पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लिंक ना हो। काउंटिंग रूम्स में स्ट्रिक्टली बायोमेट्रिक एंट्री होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, ऐसा प्राइवेट ट्रस्ट मॉडल जहां कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि कैग का ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, तो ये क्लॉज चेंज होनी चाहिए। हर साल देयर शुड बी अ मैंडेटरी गवर्नमेंट ऑडिट, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पब्लिक का एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। दोस्तों, चाहे वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या एक सरकारी संस्था, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पब्लिक ट्रस्ट भावनाओं और इमोशंस से नहीं चलता, ये प्रोसेसेस से, ये रूल्स से और ये ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस से चलता है। अगर 80 लाख रुपए की चोरी ने करोड़ों लोगों को साइलेंट बॉयकॉट करने पर मजबूर कर दिया है, तो ये क्लियर कट आपको समझ लेना पड़ेगा कि पब्लिक आज भी सब देख रही है और बिना ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स के ये ट्रस्ट दोबारा जीतना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसे लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। इस वीडियो में डिस्कस की गई बातों से यदि आप सहमत हैं या फिर यदि आपके विचार इस मुद्दे को लेकर थोड़े अलग हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि चर्चा करने से ही दोस्तों समस्याओं का समाधान निकलते हैं। मैं हूं चंदन शर्मा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और एक नई इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। See you in the next video. Jai Hind. Study IQ IAS, making India smarter and better.